हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिक्ट क्लासेस। मैं विपुलदीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। और ये लेक्चर हमारा रहेगा ट्रीटमेंट के लिए। जो हमारा टॉपिक चल रहा था एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। हमने फिल्ट्रेशन के प्रोसेस तक पढ़ लिया था, अब हम उससे आगे बढ़ते हैं और टॉपिक आगे हम खींचेंगे थोड़ा। ठीक है, खींचेंगे मतलब इन द सेंस ये नहीं कि मैं टॉपिक छोड़ दूंगा, हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे और चीजों को क्या करेंगे, एक साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या हम टॉपिक हम आगे बढ़ा पाए। देखो, एयर पोल्यूशन हमारा लगभग खत्म होने वाला है, एक या दो लेक्चर और बचे हैं, बस खत्म है एयर पोल्यूशन। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है, एक लेक्चर हो चुका है। ठीक है, इसके बाद बचा सीवेज वाला पोर्शन। सीवेज वाले पोर्शन के अंदर अपने को प्रॉपर्टीज और ट्रीटमेंट ही करना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है ना। वो ही टॉपिक करेंगे जो हमारा क्या है, न्यूमेरिकल से रिलेटेड है और कुछ भी नहीं। देखो, न्यूमेरिकल करवाने के लिए बोल रहे थे, एक्चुअल होता क्या है, बोर्ड के ऊपर न्यूमेरिकल कराने में आपको पता है 1 घंटे की क्लास के अंदर सिर्फ 20 न्यूमेरिकल होते हैं, और 20 न्यूमेरिकल मैं कराने को करा सकता हूं, लेकिन फिर आप लोग कहोगे सर आप पहले 4 ऑप्शन लिखते हो, फिर 4 ऑप्शन को डिस्कस करते हो, तो टाइम लग जाता है। वरना आप ये बात देख लो, आप पीछे जाके मेरी जो प्लेलिस्ट पड़ी है ना वीडियोस की, वहां जाके देख लो, सबसे पहले क्वेश्चन किसने करवाए, मैंने करवाए थे। ठीक है, संडे सीरीज भी मैंने स्टार्ट करी थी। तो एग्जाम का टाइम जल्दी आ गया थोड़ा पास में, वरना हम हर हफ्ते क्वेश्चन जरूर करते हैं। फिर भी जितना मैं मेरी तरफ से प्रयास कर पा रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिवीजन से, टाइम ना खराब करते हुए। ठीक है जी, सबसे पहले हम रिवीजन की तरफ चलते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था लास्ट अभी तक। देखो, सबसे पहले हमने ट्रीटमेंट के अंदर क्या किया था, हमने करी थी स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग करके हमने क्या किया, वाटर को कहां ले गए थे हम, इसको ले गए थे सेडिमेंटेशन की तरफ, और सॉरी सेडिमेंटेशन की तरफ से पहले स्क्रीनिंग के बाद हमने क्या किया, एरेशन किया। आप एरेशन भी कर सकते हो और एरेशन से आप सेडिमेंटेशन की तरफ भी जा सकते हो ना। और ये सेडिमेंटेशन है कोगुलेशन वाला, और यहां मैं लिख रहा हूं पूरा सेडिमेंटेशन। ठीक है जी, दोनों चीजें क्या है, सेडिमेंटेशन है, आप यहां भी कोगुलेंट ऐड कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है। और सेडिमेंटेशन के बाद में हम कहां गए, हम गए थे यहां पर फिल्ट्रेशन की तरफ। ठीक है जी, यहां पहुंच गए थे हम फिल्ट्रेशन की तरफ। कोएगुलेशन प्लस फ्लोकुलेशन, ये दोनों स्टेप क्या होता है, जनरली सेडिमेंटेशन से पहले करवाए जाते हैं। ठीक है, और अब फिल्ट्रेशन के बाद में हमें किस तरफ जाना है, डिसइंफेक्शन की तरफ जाना है। बस उसके बाद हमारा पानी जो है वो तैयार है भेजने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर। ठीक है जी, यहां तक का टॉपिक जो है आपके सिलेबस के अंदर है। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ प्रॉपर्टी जो ट्रीटमेंट पढ़ना जरूरी है वाटर की, और आपको सीवेज की भी प्रॉपर्टी जो ट्रीटमेंट पढ़ना जरूरी है। इसके अलावा और कोई चीज जरूरी नहीं है। चलिए जी, यहां तक हम पढ़ चुके थे। इसके अंदर मैंने लास्ट लेक्चर जो आपको दिया था फिल्ट्रेशन के ऑपरेशन के बारे में दिया था ना, और बहुत ही अच्छी मेहनत करी थी उसके अंदर मैंने, और आपको समझ में भी आया। वो सबसे पहले हमने पढ़ा था स्ट्रेनिंग। स्ट्रेनिंग क्या होती है जी, स्ट्रेनिंग मैंने आपको बताया कि फिल्टर की जो पोर होती है उससे बड़े साइज के पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं। उनके क्लॉग होने की वजह से, यहाँ फंस जाने की वजह से क्या होता है, एक लेयर क्रिएट हो जाती है, जिससे हमें फायदा क्या हुआ, पोरस की साइज से जो छोटे साइज के पार्टिकल थे, साइज जिनका क्या था, छोटा था, इस पोर से, है ना, वो भी क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पर रुक जाते हैं। ये हमने पढ़ा था स्ट्रेनिंग के अंदर, इसे मैकेनिकल स्ट्रेनिंग बोला था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था यहाँ पर सेडिमेंटेशन पढ़ा था, और सेडिमेंटेशन मैंने आपको इस सेंस में बताया था कि पीछे जो पानी आ रहा था अपने पास फ्लोकुलेशन से आ रहा था, मैं अगर कहूं, या फ्लोकुलेशन से नहीं, वो सेडिमेंटेशन से आया है, तो भी उसके अंदर क्या होगी, कुछ ना कुछ तो टर्बुलेंस होगी ना। उस टर्बुलेंस को हमने यहाँ पर क्या किया, पानी को रोक दिया। फिल्ट्रेशन के अंदर क्या किया, कुछ टाइम तक रुका ना, अगर हमारा स्लो सॉल्ट फिल्टर है तो मैंने बोला कि यहाँ पर पानी की टर्बुलेंस खत्म होती है। टर्बुलेंस खत्म होने की वजह से वो क्या होगा, रुकेगा, मतलब क्या करेगा, स्टैग्नेंट होगा एकदम। अब अगर स्टैग्नेंट हुआ तो आपको पता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अगर इंप्यूरिटीज क्या है साइज में बड़ी है तो क्या होगी, धीरे धीरे बैठना शुरू करेंगी, स्टार्ट हो जाएंगे ना, नीचे जमना शुरू हो जाएंगी। वही चीज यहाँ पर हो रही है। और इसके बाद में सेडिमेंटेशन के बाद में मैंने आपको थर्ड प्रोसेस बताई थी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बहुत ही अच्छे से समझाया गया पॉइंट था बायोलॉजिकल एक्टिविटी, सारा कॉन्सेप्ट ही इसी का है। ठीक है जी, अब ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी जिस लेयर पे हुई थी, इस लेयर को बोला जाता है आपका शिमुजुडेक, है ना, शिमु आपकी बोली जाती है शिमुजुडेक, ये इस लेयर का नाम होता है। स्पेलिंग हो सकती है गलत हो, मैंने पहले भी बता दिया, लेकिन मैं बोल सही रहा हूं, शिमुजुडेक बोला जाता है इस लेयर को, जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा काम आपका बायोलॉजिकल एक्टिविटी वाला हो रहा है, तो शिमुजुडेक बोला जाता है। शिमुजुडेक लेयर जो है ना, आप ये जैसे जैसे फिल्ट्रेशन बढ़ता चला जाता है, इस लेयर की थिकनेस क्या होगी, अब धीरे धीरे शिमुजुडेक बढ़ने लग जाएगी, और बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाएगी कि आपका फिल्टर जो है वो क्या हो जाएगा, चोक हो जाएगा। ठीक है जी, ये होता है। लेकिन आपको यहाँ पे नाम याद रखना है, शिमुजुडेक लेयर है जहां से पानी क्या हो रहा है, एकदम क्लियर होकर क्लीन होकर आपको मिल रहा है। चलिए जी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी के अंदर हमने पढ़ा। चलो जी, फोर्थ पॉइंट हमारा था वो था इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस। इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस, यहां मैंने आपको बताया कि इंप्यूरिटीज जो थी अपोजिट चार्ज की होती हैं, किसके, फिल्टर मीडियम। फिल्टर मीडियम जो है ना आपका, फिल्टर मीडियम अगर मान लो किसका बना हुआ है, ज्यादातर आपकी जो इंप्यूरिटीज है, मान लो Fe है, ये प्लस प्लस चार्ज कैरी करती है, और फिल्टर मीडियम जो होगा वो नेगेटिव का रखा जाएगा। ठीक है, अपोजिट चार्ज होता है इनका आपस में। फिल्टर मीडियम जिस चीज का बना, जियो एंथ्रोसाइट वगैरह मैंने आपको बताया था, सैंड बताई थी, जियो टेक्सटाइल्स बताए थे, एंथ्रेसाइट, इन सब चीजों की जो आपकी फिल्टर बेड होती है वो बनी हुई होती है।
यहाँ पर इनका अपोजिट चार्ज होता है आपस में, और ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है जी, ये सारी बातें हम अभी तक पढ़ चुके हैं। हम अब आगे बढ़ते हैं और एक साथ कंपैरिजन करेंगे हम रैपिड सैंड फिल्टर का और स्लो सैंड फिल्टर का। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटी फिल्टर के अंदर दो तरीके के फिल्टर होते हैं, आपका रैपिड सैंड और स्लो सैंड फिल्टर, और दूसरे होते हैं आपके प्रेशर फिल्टर्स। बस कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर वाटर को फिल्टर होने के लिए जो हेड प्रोवाइडेड है, वो हेड अगर उसे क्या मिल रहा है, प्रेशर की वजह से मिल रहा है तो प्रेशर फिल्टर, और ग्रेविटी की वजह से मिल रहा है तो वो रैपिड सैंड और स्लो सैंड फिल्टर। चलिए जी, इधर मैं लिख रहा हूं स्लो सैंड फिल्टर। ठीक है, स्लो सैंड फिल्टर की पहले बात करेंगे, फिर उधर की तरफ जाएंगे हम आरएसएफ की तरफ। ठीक है, और इसी के साथ में यहीं पर मैं आपको क्या बताऊंगा, क्या होता है डबल फिल्ट्रेशन, और यहां पढ़ेंगे हम डबल फिल्ट्रेशन। ठीक है जी, एक साथ पढ़ेंगे तीनों चीजें, यहीं पर आपको बोर्ड में समझ में आ जाएंगी जल्दी जल्दी क्या होता है। देखो, स्लो सैंड फिल्टर के अंदर हमने क्या बोला, ये एक इस तरह का मैकेनिज्म है जिसके अंदर आप सिर्फ प्लेन सेडिमेंटेशन, आपका प्लेन सेडिमेंटेशन से आया हुआ जो वाटर है वो यूज करेंगे। ओनली प्लेन सेडिमेंटेशन वाला वाटर इसके अंदर यूज होगा। ठीक है जी, क्या यहां पर आप कोएगुलेशन एडिट कर सकते हो? बिल्कुल जी, कोएगुलेशन एडिट आपका जो क्या है सेडिमेंटेशन वाला वाटर जो है वो यहाँ ऐड किया जा सकता है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहां पर जो होता है सैंड की लेयर जो होती है, या मैं यूं कहूं कि आपकी जो ग्रेवल की लेयर है, जो आपने ग्रेवल लेयर प्रोवाइड करवाई है, उसका क्या काम है, वो सपोर्ट करती है सैंड लेयर को। ठीक है, सपोर्ट करती है किसको, सैंड की लेयर को। सिर्फ और सिर्फ यही फंक्शन है ग्रेवल लेयर का प्रोवाइड कराने का, किसको सपोर्ट करती है, सैंड लेयर को। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। यहां पर थिकनेस जो होगी आपकी, थिकनेस ऑफ सैंड लेयर कितनी रखी जाती है, 90 to 110 सेंटीमीटर। चलिए, ये बात भी समझ में आती है। और जितनी ही, ये मैंने आपको बताया था, जितनी ही सैंड लेयर की थिकनेस होती है इतना ही वाटर का हेड रखा जाता है, कम से कम इतना ही वाटर का क्या रखा जाता है, हेड रखा जाता है। अब आते हैं हम इफेक्टिव साइज पे। ये जो आपकी सैंड है इसका इफेक्टिव साइज कितना है? इफेक्टिव साइज की अगर मैं बात करूं, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है D10 से, है ना, D10 से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर जो बच्चे क्या है, सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं, उनको तो पता होता है D10 क्या होता है, बाकी सबको मैं बता रहा हूँ देखो क्या होता है। D10 क्या है आपका, ये पार्टिकल साइज है। डाया, डी का मतलब क्या है, डायमीटर है, तो पार्टिकल का क्या है, ये डाया है। अच्छा जी, ये डाया आया कहां से, मैं आपको बताऊं, जब आप किसी भी अलग अलग साइज के 4-5 पार्टिकल्स को एक बार क्या करना चाहते हो, छानना चाहते हो, छानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या मैं यूं कहूं कि आप उनकी फाइननेस निकालना चाहते हो, तो दो मेथड होते हैं, एक तो मैनुअली और दूसरा होता है आपका मैकेनिकली। तो देखो, मैनुअल मेथड के अंदर तो आपको पता है पहले क्या होता था, सिविल इंजीनियरिंग वाले तो जानते हैं, बाकी सबको बता देता हूं मैं, आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपने क्या लिया, 4 छलनी ली, 4 छलनी के अंदर से सबसे ऊपर से टॉप से सैंपल डाला और चारों छलनी को हिलाया एक साथ, तो क्या होगा, जो पार्टिकल साइज सबसे बड़े का ऊपर रिटेन हुआ, फिर जो उससे थोड़ा बड़ा है वो नीचे रिटेन होगा, फिर उससे जो थोड़ा सा बड़ा है वो क्या होगा, नीचे रिटेन होगा। मतलब कहने का, सबसे बड़े पार्टिकल ऊपर रुके, फिर छोटे, फिर और छोटे, फिर और छोटे, और जो सबसे छोटे साइज के पार्टिकल थे वो निकल जाते हैं। अब हम इंडिविजुअली सपोज दैट मैंने आपको बोला कि आपका यहां पर मैंने कितने के लिए, आप ये लो, मैं बता ही देता हूं आपको, 425 माइक्रोन सीव ली, फिर मैंने यहां पर 3 माइक्रोन सीव ली, फिर मैंने 175 माइक्रोन सीव ले ली, ऐसे करके मैंने 3 सीव ली। ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि 425 माइक्रोन सीव पे आपका 60% पार्टिकल जो है वो क्या हो गया, रिटेन्ड हो गया। फिर मैंने बोला आपको यहां पर आपका 30% पार्टिकल है जो वो क्या हो गया, रिटेन्ड हो गया, है ना। और यहां पर मैंने आपको क्या बोला कि आपका 10% पार्टिकल जो है रिटेन हो गया। आपका जो ये D10 है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा ऐसा डायमीटर साइज है जहां पर सिर्फ और सिर्फ 10% पार्टिकल ऐसे हैं जो उस सीव को क्या कर गए, पास कर गए। मतलब क्या है, बाकी सारे पार्टिकल उससे बड़े हैं, सिर्फ 10% पार्टिकल है जो किसके बराबर है, इस साइज के बराबर है, तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कम्युलेटिव है, ठीक है, सबका मैं कम्युलेटिव बता रहा हूं। मान लो 425 माइक्रोन सीव के ऊपर भी सीव लगी हुई है, कम्युलेटिव यहां पर आकर कितना बचा, 60%, यहाँ 30, यहाँ 10, तो ये जो साइज होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये डी जो है ना डायमीटर, ये साइज को रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, टोटल ले लेते हैं और यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, फाइननेस मॉडुलस आपका कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है जी, ये थोड़ा सा मैं भी ना, अगर मैं डिटेल में बताऊं तो आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूं, लेकिन बात यही है कि यहाँ पर हमें समय सीमा जो है वो इजाजत नहीं देती कि हम ये सारा कुछ डिस्कस करें भी। चलिए, D10 क्या है, पार्टिकल साइज है, और यहां पर जो पार्टिकल साइज होगा वो आपका देखो फॉर्मूला, एक्चुअल में हम चाहते हैं कि हम CU निकालना चाहते हैं, इसे बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का फॉर्मूला होता है D60/D10। अब D60 क्या है, ये आपका, ये भी डायमीटर है, अभी मैंने बताया आपको, और ये भी किसको, डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 60% पार्टिकल्स को, साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर वो क्या हो गए, स्मॉलर देन दिस साइज। बात समझ में आ रही होगी, 60% पार्टिकल आर स्मॉलर देन दिस साइज, इसका मतलब यहां से पास होकर नीचे चले गए। D10 सैम ऐसे ही बता रहा है आपको, इन दोनों का रेशो जो होता है उसे क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। बात समझ में आ रही है, ये चीज बोली गई जी। ठीक है, यहां पर मैं आपको बताता हूं कि D60/D10 का जो आपकी वैल्यू है वो कितनी है, 5 है।
देखो ये वैल्यू 5 है, यहां पर ज्यादा है स्लो सैंड फिल्टर के अंदर। अभी मैं रैपिड सैंड फिल्टर के भी बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना। देखो क्या है, बड़ी वैल्यू कब आएगी, जब आपका D10 क्या हो, छोटा हो। जितना ज्यादा D10 छोटा होगा उतनी आपकी यहां पर क्या होगी, CU की वैल्यू बढ़ी आएगी। तो हमें ये तो बात समझ में आ गई कि इफेक्टिव साइज जो स्लो सैंड फिल्टर के अंदर होता है वो क्या रखा जाएगा, छोटा रखा जाएगा। D10 का जो सैंड का साइज होगा वो क्या होगा, छोटा होगा किसके अंदर, स्लो सैंड फिल्टर में। और D10 का जो इफेक्टिव साइज है वो ज्यादा होगा सैंड का किसके अंदर, रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर। अगर CU यहां पर 5 आया है और यहां पर D10, देखो CU फॉर्मूला तो यही रहेगा यहां पर भी। अब D60.D10 के अंदर अगर आपका D10 का साइज मैंने बढ़ा दिया तो इसका मतलब यहां जो CU मिलेगा वो हमें कम मिलेगा क्या, एज कंपेयर टू द स्लो सैंड फिल्टर। बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखो यहां पर इफेक्टिव साइज जो है आपका सैंड के पार्टिकल्स का वो होता है लगभग 0.25 से लेके एक मिनट में रैपिड सैंड का होता है 0.35 से 0.55। लिखवा देता हूं मैं दोनों के दोनों साइज आपको। देखो इसके अंदर क्या रहता है आपका, जो ये D10 साइज है ये रहता है 0.15 से लेके 0.25 और ये mm के अंदर है, ठीक है जी। ये रहता है जब इतना कम पार्टिकल साइज है ना D10 आपका, तभी आपका क्या आया, ये CU की वैल्यू जो है ज्यादा आई है। तो अब इसका उल्टा इधर होगा, D10 की वैल्यू अगर क्या है आपकी ज्यादा है तो CU की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको कम मिलेगी। तो सबसे पहले D10 की बात करते हैं। D10 यहां पर होता है 0.35 से लेके 0.55 तक, और ये यूनिट किसके अंदर है, mm। ये आपको एज इट इज याद रखना है क्योंकि ये पूछ लिया जाता है इफेक्टिव साइज, और आपको CU की वैल्यू जो है वो दोनों की दोनों पूछ ली जाती है। यहां पर CU की वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी 1.2 से 1.6, और ये मैंने आपको स्लो सैंड फिल्टर के अंदर कितनी बताई है, 5। दोनों की दोनों आपको याद करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा ये इसका है, और ये वाला जो आपको 5 और ये वाला 0.15 से लेकर 0.25 तक ये इसका आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, हम ये जानते हैं कि इनिशियली जब भी कोई भी चीज स्टार्ट करी जाती है तो वहां पे लॉस तो होता है ना, लॉस होता है बिल्कुल। स्लो सैंड फिल्टर के अंदर या रैपिड सैंड फिल्टर कोई भी हो, आपको इनिशियली जब फिल्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो आपको क्या होता है, हेड लॉस होता है। और हेड लॉस हुआ क्यों, क्योंकि आपको ये बात मालूम है ना कि ग्रेविटी के एक्शन की वजह से आपको हेड मिला है फिल्टर मीडियम के ऊपर, जिससे वाटर क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन के अंदर जा रहा है, आगे फिल्ट्रेशन प्रोसेस से निकलकर हमें मिल रहा है एफ्लुएंट। अब यहां बात ये आती है कि जब यहां पर इनिशियल हेड होगा, ये तो आप जानते हो ना कि इनिशियल हेड कुछ ना कुछ तो होगा, और ये इनिशियल हेड अगर होगा तो इसको कांस्टेंट डिस्चार्ज कैसे बना के रखा जाए, बात समझ में आ रही है क्या। प्रॉब्लम हमारे लिए क्या क्रिएट हो गई कि हमें डिस्चार्ज जो है वो क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। अगर डिस्चार्ज कांस्टेंट नहीं है, कम ज्यादा हो रहा है, तो हमें जो फिल्ट्रेशन के बाद में एफ्लुएंट मिलने वाला है उसकी जो वैल्यू है वो क्या कर जाएगी, वेरी कर जाएगी ना। कभी हमें ज्यादा मिल रहा है एफ्लुएंट, कभी हमें कम मिल रहा है। तो यहां पर कांस्टेंट डिस्चार्ज रखने के लिए क्या बोला मैंने आपको, कांस्टेंट डिस्चार्ज रखने के लिए एक ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है और उसे बोला जाता है टेलीस्कोपिक ट्यूब। मैं सिर्फ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा दे रहा हूं जो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, बात समझ में आ रही क्या। वरना पढ़ने को मैं नोट्स अपडेट कर दूंगा, बहुत सारा डेटा है, ठीक है, आप डेटा लेना। देखो इनिशियल हेड क्या होता है, फिल्टर के अंदर होता है, और इस इनिशियल हेड को रोकने के लिए आपने क्या किया, डिस्चार्ज कांस्टेंट रखना चाहते हो भैया। जब तक इनिशियल हेड तो है हमें पता है, और जैसे जैसे फिल्टर हम करते चले जाते हैं वैसे वैसे आपका जो हेड लॉस है, मैं क्या बात कर रहा हूं, आपका जो हेड लॉस है, जो हाइट मिल रही थी वो क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है हेड लॉस। अब हेड लॉस बढ़ेगा तो क्या हमें डिस्चार्ज कांस्टेंट मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा भैया। अगर नुकसान ज्यादा हो रहा है तो क्या फायदा एक ही रेट से होगा, क्या नहीं होगा। वो रेट भी क्या होने लग जाएगी, ऊपर नीचे होने लग जाएगी ना फायदे की, कभी कभी लॉस में भी चली जाएगी। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपका डिस्चार्ज कांस्टेंट नहीं है, और डिस्चार्ज को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए टेलीस्कोपिक ट्यूब प्रोवाइड कराई जाती है। कुछ भी नहीं, टेलीस्कोपिक ट्यूब जो है एक तरीके का गेज है। जब आपका डिस्चार्ज कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है तो वो क्या करती है, उसको कांस्टेंट मेंटेन कर देती है ना। मतलब एक ऐसा गेज जो एक ही जगह पर रखेगा और ऑटोमेटिकली क्या होता रहेगा, शिफ्ट होता रहेगा। बात समझ में आ रही है। ये सारा कंटेंट आपको चाहिए होता है स्लो सैंड फिल्टर के अंदर। एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो स्लो सैंड फिल्टर से जो आपका एफ्लुएंट मिलता है वो आपका 98 to 99% क्या होता है, क्लियर और क्लीन वाटर होता है। चलिए जी, इतनी बात समझ में आई। अब थोड़ा हम उधर की तरफ भी चलेंगे, रैपिड सैंड फिल्टर की तरफ भी चलेंगे। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट डेटा है जो मैं आपको दे दूं, फिल्ट्रेशन की रेट है ना। फिल्ट्रेशन की रेट कितनी होगी, और डिजाइन लाइफ। डिजाइन लाइफ तो है, और फिल्ट्रेशन की रेट जो है वो है आपकी, लीजिए मैं यहां से थोड़ा सा मुझे साफ करना पड़ेगा, बोर्ड पे जगह नहीं है ना, ऊपर से थोड़ा सा साफ कर रहा हूं। समझ में आपको आ गया होगा कि कांस्टेंट हेड मेंटेन करने के लिए टेलीस्कोपिक ट्यूब यूज करी है हमने, ठीक है जी, स्लो सैंड फिल्टर के अंदर। चलिए इसकी जो है आपकी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है ना वो भी इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, और वो है आपकी 2400 से लेके 30 और ये कितनी होगी 2400 से 3000, ये आपकी है लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे के अंदर, ठीक है जी।
और इसकी जो डिजाइन लाइफ है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है याद करनी। डिजाइन लाइफ कितनी है इसकी, 10 to 15 ईयर आपकी फ्लो सैंड फिल्टर की डिजाइन लाइफ होती है। और क्लीनिंग पीरियड, कब इसको साफ करना है, क्लीनिंग पीरियड जो है वो देखो कितना होता है। क्लीनिंग पीरियड आपका है ये 1 to 3 मंथ, 1 से 3 महीने के भीतर से साफ किया जाता है। ये बात अभी समझ में आती है। एक और इंपॉर्टेंट डेटा, यहां पर जो आने वाला वोटर है ना आपका, वोटर जो आ रहा है किसके अंदर, आपके एसएसएफ के अंदर, स्लो सैंड फिल्टर के अंदर, उसकी टर्बिडिटी जो है ना आपकी टर्बिडिटी, ये टर्बिडिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 50 एनटीयू। और देखो एनटीयू आया, इसका मतलब मैंने आपको टर्बिडिटी के अंदर ये यूनिट समझाई थी, नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। एक लाइन के अंदर रिवाइज करता हूं, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमने क्या करी, मेजर्ड है ना एट द 90 डिग्री एंगल ऑफ स्कैटर्ड लाइट। बात समझ में आ रही है। स्कैटर्ड होने के बाद में लाइट को जब 90 डिग्री पे मेजर किया जाता है तो एक यूनिट निकल कर आई थी जिसे बोला था नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। अगर आपने टर्बिडिटी का लेक्चर देखा है तो आपको यहां पर कंफ्यूजन नहीं होगी कि एनटीयू है क्या। 50 एनटीयू से ज्यादा का वाटर यहां पर एंटर नहीं किया जाता। मतलब यहां पर हाई टर्बिडिटी का पानी आप नहीं डाल सकते, बड़े को कोएगुलेशन करवा के पानी नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि क्या होता है, क्लोग जो होते हैं ना, क्लोग जो आपके क्लोग हैं, सॉरी यहां पर क्या बोलते हैं इसे, हाँ फ्लोक्स जो मैंने बोल रहा हूं एक तरीके से ना, जो आपके फ्लोक्स जो है वो क्या होते हैं, बड़े साइज के। मतलब पीछे जो हमने क्या किया था, एंग्लोमरेशन करवाया था, इंप्यूरिटीज को बड़ा किया था साइज में, वो क्या करेंगे, यहां आकर फिल्टर के जो वॉइड्स है उनको क्या कर देंगे, क्लॉग कर देंगे, है ना, क्लॉग कर देंगे वॉइड्स को, फिल्टर क्या हो जाएगा, चोक। इसलिए स्लो सैंड फिल्टर के अंदर आप सिर्फ क्या करते हैं, प्लेन सेडिमेंटेशन वाला वाटर ही यूज करते हैं। ठीक है जी, ये पूरी इंफॉर्मेशन थी आपकी स्लो सैंड फिल्टर के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगी। स्टार मार्क डेटा है आपका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है, 2400 से 3000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। डिजाइन लाइफ 10 to 15 ईयर। क्लीनिंग पीरियड आपका 1 से 3 मंथ। और आपको ऐड नहीं करना वाटर यहाँ पे 50 एनटीयू से ज्यादा। प्लेन सेडिमेंटेशन वाला वाटर ऐड करेंगे। टेलीस्कोपिक ट्यूब होती है, 0.15 से 0.25 आपका क्या होता है, इफेक्टिव साइज होता है। और आपका कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितना रखा जाता है, 5 के आसपास। चलिए जी, ये तो थी सारी जानकारी हमारी स्लो सैंड फिल्टर के बारे में। चलिए बात करते हैं रैपिड सैंड फिल्टर की। देखो रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको स्लो सैंड फिल्टर से अलग बनाता है। कैसे अलग बनाता है जी, ये देखो मैंने आपको ये एक चैम्बर बना के दिखा दिया, ठीक है, कि यहां पर क्या हो रहा है, आपके ये बैड वगैरह लगे हुए हैं सारे के सारे, है ना। पहले क्या आ रही है, सैंड की आ रही है, फिर आपकी किसकी आ रही है, ग्रेवल की आ रही है, इस तरीके से लगा हुआ है। और नीचे यहाँ पर क्या है, नीचे आपके क्या है, स्ट्रेनर लगे हुए हैं ना। अगर मैं बात करूं परफोरेशन टाइप के, और ये आपके क्या लगे हुए हैं, यहाँ पर आउटलेट्स लगे हुए हैं जिनके अंदर से पानी ड्रॉप ड्रॉप करके क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, इनके बारे में मैं बात नहीं करनी। देखो रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर क्या होता है, आप जो वॉशिंग करते हो स्लो सैंड फिल्टर के अंदर, तो देखो आपने जो वॉशिंग करी वो कैसे करते हो, आप स्क्रैपिंग से करते हो। स्क्रैपिंग का मतलब क्या लेते हो, आप खुरपी लेते हो। खुरपी का मतलब एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, अगर आपने कई बार देखा है तो अब जो खेतीबाड़ी करने वाले लोग उनको पता होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है। इसको पकड़ लिया जाता है हाथ से, और यहां पर जो सैंड की लेयर होती है इसको उखाड़ लिया जाता है ना। कुछ कुछ डेप्थ तक, आप सेंटीमीटर की डेप्थ तक ऊपर ऊपर से उखाड़ देते हो। ये काम तो किया जाता है स्लो सैंड फिल्टर में वॉशिंग करने के लिए। लेकिन जो आपका रैपिड सैंड फिल्टर है उसके अंदर क्या किया जाता है, उसके अंदर एक प्रोविजन रखा जाता है जिससे क्या होता है, आपका जो वाटर है इन्हीं लेटरल्स के अंदर से होकर क्या होगा, वापस जाएगा ऊपर, ग्रेवल लेयर के अंदर जाएगा सबसे पहले, फिर सैंड लेयर के अंदर जाएगा और वापस यहां पर निकलेगा। मतलब हमने क्या किया, पीछे की डायरेक्शन से क्या भेजी, कंप्रेस्ड एयर भेजी। बात समझ में आ रही है क्या। अगर हम पीछे से क्या करें, आपका कंप्रेस्ड एयर भेज दें और एक प्रोविजन रखे पानी के लिए, दोनों चीजें, मैंने कंप्रेस्ड एयर और पानी दोनों रखा हुआ है। अगर मैं यहां से कंप्रेस्ड एयर भेजूंगा तो क्या होगा, हवा जाके टकराएगी इंप्यूरिटीज से और उनको क्या करेगी, ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा क्या करेगी, एक प्रेशर क्रिएट करेगी कि इंप्यूरिटीज ऊपर की तरफ उठे। अब अगर मैं पानी छोड़ दूं तो हवा तो है, इंप्यूरिटीज क्या हो चुकी है, हल्की हो चुकी है, उखड़ चुकी है इस बेस से। पानी छोड़ा तो पानी के अंदर क्या होंगी, घुलेंगी और ऊपर की तरफ चली जाएंगी। इस प्रोसेस को ना आप क्या बोलते हो, बैक वॉशिंग बोलते हो। पूरा डिटेल में समझाने का टाइम नहीं है, वरना मैं आपको पूरा क्लियर करवाता। इस प्रोसेस को बोला था बैक वॉशिंग। बैक वॉशिंग बोला था जब उल्टा पानी लाकर हमने क्या किया, फिल्टर की जितनी भी इंप्यूरिटीज हैं उनको क्या किया, साफ किया। क्लीनिंग ऑफ फिल्टर जो है उल्टा ना, उल्टी डायरेक्शन से हमने क्या किया। देखो पहले वो क्या है, इनलेट तो इधर से ना, पानी इधर से भेजा और साफ पानी हमें किधर मिला, इधर की तरफ मिला। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर नीचे की तरफ से उल्टा यहां से भेजा पानी को और हमने क्या करी, बैक वॉशिंग करवाई। इसे बैक वॉशिंग बोला जाता है। और आपकी जो ये वॉशिंग की रेट है ना, इसकी रैपिड सैंड फिल्टर की वॉशिंग की रेट आपकी 24 से 48 घंटे है। 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपको रैपिड सैंड फिल्टर को साफ करना है। जबकि स्लो सैंड फिल्टर में हमने पढ़ा कि 1 से 3 महीने के अंदर साफ करना है। भैया ऐसा क्यों, आपको ये तो पता है कि स्लो सैंड फिल्टर की फिल्ट्रेशन रेट जो होती है वो स्लो होगी। अगर इसको 1 से 3 महीने के अंदर साफ कर रहे हैं तो फिल्ट्रेशन रेट क्या है, इसकी स्लो है। और हमने पढ़ी कितनी होती है, 2400 से 3000। जबकि इधर फिल्ट्रेशन की रेट कितनी है, कितना पानी हो रहा है भैया, 3000 से 6000।
ये क्या है, डबल है क्या? बिल्कुल जी डबल है। जब आपको डिस्चार्ज ज्यादा मिल रहा है तो क्या यहाँ पर इंप्यूरिटीज भी ज्यादा आएंगी? डिस्चार्ज ज्यादा, इंप्यूरिटीज ज्यादा, तो क्लीनिंग पीरियड आपका क्या हो गया, कम हो गया। आपको जल्दी जल्दी साफ करना पड़ेगा, ये बात कह रहा हूं मैं। अब इस साफ करने के लिए एक अलग से प्रोविजन रखा जाता है वाटर का, और वो आपका होता है 2 to 5% अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है ना, आप रिजर्व रखते हो बैक वॉशिंग के लिए। बात समझ में आई? रिजर्व रखते हो। क्या क्या डेटा याद करना है? 3000 से 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे, वॉशिंग कंपनी 24 से 48 घंटे के भीतर, और बैक वॉश वाटर कितना रहता है, 2 से 5% का। देखो कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर। फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा है, इंप्यूरिटीज ज्यादा होंगी। इन्हें क्लीन करने के लिए हमने क्या किया, रिवर्स डायरेक्शन से एयर और वाटर पास करवाया, जिससे इंप्यूरिटीज क्या हुई, ऊपर की तरफ गई। अब यहाँ पे एक मैकेनिज्म होता है, वो मैं आपको समझा तो दूं, लेकिन हम उसको ऑपरेशनल ट्रबल के अंदर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, जो भी इसके बाद हम पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, एक यहाँ पर क्या होता है, फिल्टर की यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बड़ा काम में आता है, और ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि n इज इक्वल टू 1.22 रूट क्यू। देखो ये फॉर्मूला तो आसान है, आप कहोगे सर इस पे न्यूमेरिकल आएगा क्या? कुछ नहीं करेगा वो आपको। देखो मैं बताता हूँ कैसा न्यूमेरिकल दिया जा सकता है। पॉपुलेशन दे देगा, बोल देगा कि भैया 1 मिलियन की पॉपुलेशन है, ठीक है, और आपको बता देगा कि भैया वाटर जो है उसका जो डिस्चार्ज है वो कितना है, 50 मीटर क्यूब पर सेकंड है, या कुछ भी, मतलब सपोज दैट कोई भी यूनिट दे दे, आपको पॉपुलेशन दे देगा, और आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना होता, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डिस्चार्ज निकालना होता है, टोटल डिस्चार्ज निकालना होता है। ये यूं कह लो, आपको वाटर का अमाउंट दे देगा, पॉपुलेशन दे देगा, आपको ये निकलवा लेगा पहले, फिर आप इसके अंदर पुट करोगे तो आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी। बस यही होता है। थोड़ा सा क्या किया जाता है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया जाता है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सारी बातचीत हमने किसमें डिस्कस करी है, रैपिड सैंड फिल्टर में। अब ना आगे चलते हैं, हम डबल फिल्ट्रेशन की तरफ चलते हैं, फिर हम ऑपरेशनल ट्रबल्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जी, इतना ही डेटा है जो आपको याद करना है किसके अंदर, रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर। बाकी देखो डेप्थ वगैरह अगर आपको याद करनी है, मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, डेप्थ आप याद कर सकते हो वहां से। प्लान एरिया कितना रिक्वायर्ड होता है वो भी आप वहां से याद करना, क्योंकि क्या अलग अलग यूनिट्स हैं, सबके लिए अलग अलग प्लान एरिया है, तो थोड़ा लंबा हो जाता है। फिर मैं इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ जो तो आपको भूलना नहीं है। डबल फिल्ट्रेशन क्या होता है, देखो आप ये जानते हो कि स्लो सैंड फिल्टर से जो आपको क्या मिल रही है, फिल्ट्रेशन की रेट। फिल्ट्रेशन की रेट जो मिल रही है, फिल्ट्रेशन रेट, वो क्या है, वो आपकी कितनी है भैया, वो क्या है, कम है, लो है ना। कितनी थी, 2400 से 3000, है ना, लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। ये लो है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं ये कहूं कि मैं स्लो सैंड फिल्टर से पहले अगर रैपिड सैंड फिल्टर लगा दूं तो मेरा क्या फायदा होगा। देखो अगर मैंने रैपिड सैंड फिल्टर लगाया तो क्या यहाँ पे डिस्चार्ज की रेट बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी 3000 से लेके 6000 आपकी लीटर पर मीटर क्यूब, लीटर पर मीटर स्क्वायर, अरे यार ये क्या हो रहा है, लीटर पर मीटर क्यूब पर डे, और ये मीटर स्क्वायर लिख दिया क्या मैंने, लीटर पर, दोनों स्क्वायर ही आएंगे, है ना, लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। ये जो है ना आपकी यूनिट जो है, ये दोनों की दोनों यूनिट जो है, देखो आप कितना फर्क है ना, 2400 जस्ट डबल है। अब डिस्चार्ज अगर ज्यादा मिला, क्यू की वैल्यू ज्यादा मिली, इनको छोड़ो बाप, अगर क्यू की वैल्यू ज्यादा मिली तो क्या, मेरे को एक बात बताओ, यहां पर चेंज होने वाला जो डिस्चार्ज था, हम कह रहे थे ना कि हमें कांस्टेंट डिस्चार्ज चाहिए, अब वैसी कोई प्रॉब्लम आएगी क्या, हमें कांस्टेंट डिस्चार्ज बना हुआ है। डिस्चार्ज हमने ज्यादा कर लिया और एफिशिएंसी हमने बढ़ा ली, एफिशिएंसी बढ़ गई। भैया जब भी वाटर पास होता है स्लो सैंड फिल्टर के अंदर से, है ना, तो आपको क्या होता है, यहाँ पर 98 to 99% आपको एफ्लुएंट जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या मिलता है, फ्री मिलता है। और उसके पीछे कारण मैं आपको बता चुका हूँ, फिल्ट्रेशन रेट स्लो है, पानी ज्यादा दिन तक रुका तो अच्छे से साफ होके जा रहा है, और हमने डिस्चार्ज पीछे से बढ़ा लिया और एफिशिएंसी स्लो सैंड फिल्टर से बढ़ा ली, तो भैया क्या हो गया, एक तीर से दो निशाने। एक तीर से हमने कितने निशाने कर लिए, 2 निशाने कर लिए यहाँ पे। अच्छा जी, एक तीर से 2 निशाने हुए तो हमें फायदा क्या मिला, डिस्चार्ज भी बढ़ गया और एफिशिएंसी भी बढ़ गई। इस चीज को आप क्या बोलते हो, इसे आप बोलते हो डबल फिल्ट्रेशन, ठीक है जी, इसे बोलते हो आप डबल फिल्ट्रेशन। अच्छा जी, जो आपने रैपिड सैंड फिल्टर स्लो सैंड फिल्टर से पहले लगाया, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है रफनिंग फिल्टर, इसे आप बोलते हो रफनिंग फिल्टर। बात समझ में आई, इसे आपने क्या बोला, रफनिंग फिल्टर। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डबल फिल्ट्रेशन, ठीक है। क्यों किया गया, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, वाटर की एफिशिएंसी बढ़ाने की आपको, तो आपने काम कर लिया। और रैपिड सैंड फिल्टर जो आपने पहले यूज किया उसको आपने क्या बोल दिया, रफनिंग फिल्टर, ठीक है जी। ये यहां तक का प्रोसेस था पूरा आपका, जो आपको भूलना नहीं है। अब हम आते हैं ऑपरेशनल ट्रबल्स पे, ठीक है। ऑपरेशनल ट्रबल जो है ना, यहाँ पर दिक्कत जो आती है हमें, वो किसके साथ आती है, रैपिड सैंड फिल्टर के साथ आती है, और किसी के साथ नहीं आती, ठीक है। रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर आपको ऑपरेशनल ट्रबल का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सी है वो, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, पिछली बार पूछा भी है क्वेश्चन। सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम जो यहाँ पर आ रही है वो है आपकी मड बॉल फॉर्मेशन, और सबसे पहली कौन सी थी, चलिए जो भी हो पहले डिस्कस कर ही लेते हैं। मड बॉल आ रहा है तो मड बॉल को डिस्कस कर लेते हैं। मड बॉल फॉर्मेशन, एक तो ये है आपकी दिक्कत, ठीक है जी।
एक आपका यहां पर क्या होती है, क्रैकिंग ऑफ फिल्टर, फिल्टर भी कई बार क्रैक हो जाता है, क्रैकिंग ऑफ फिल्टर भी हो जाता है, ठीक है। और थर्ड जो होती है आपकी नेगेटिव, यहां पर क्या बनता है, नेगेटिव हेड क्रिएट होता है क्या उसके अंदर, कौन सी है मैं नेम भूल गया, माइंड से स्किप हो गया जल्दी जल्दी में। एयर बाइंडिंग, सॉरी भूल गया था मैं, दिमाग से निकल गया, फिर नेगेटिव नेगेटिव हेड लिख रहा हूं, देखो ये है एयर बाइंडिंग आपकी। चलिए जी, तीन है आपके, तीनों के तीनों ऑपरेशनल ट्रबल समझने बहुत जरूरी है। मड बॉल फॉर्मेशन, क्रैकिंग ऑफ फिल्टर, एयर बाइंडिंग, तीनों को हम जल्दी से जल्दी डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एयर बाइंडिंग से, सबसे पहले है ना, एयर बाइंडिंग से स्टार्ट करते हैं। एयर बाइंडिंग क्या होता है? एयर बाइंडिंग, मैंने आपको क्या बोला कि जब आप फिल्ट्रेशन करते हो, फिल्टर करते करते आपको ये तो पता है कि आपकी जो ऊपर वाली सैंड लेयर्स है ना, वो क्या होती है, कंप्लीटली क्या हो जाती है, एक तरह से भर जाती है बड़ी इंप्यूरिटीज से, और उन बड़ी इंप्यूरिटीज के ऊपर क्या होता है, छोटी इंप्यूरिटीज भी आकर बैठ जाती है, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, छोटी इंप्यूरिटीज भी क्या होती है, आकर बैठ जाती है। यहां पर आप ये क्या होती है, जो लेयर होती है ऊपर वाली, ये तो आपको पता है कि पूरी क्या होती है, कंप्लीट फिल हो जाती है बड़े पार्टिकल सबसे पहले, और इन्हीं बड़ी पार्टिकल के अंदर क्या होते हैं, छोटे पार्टिकल्स भी, छोटी इंप्यूरिटीज भी फंसी हुई होती है। अच्छा जी, अब इसके वजह से आप ये जानते हो कि इनिशियल हेड लॉस जो है ना आपका, इनिशियल हेड लॉस की अगर मैं बात करूं, है ना, वो क्या होता है, जैसे जैसे आप फिल्ट्रेशन बढ़ाते चले जाते हो, फिल्ट्रेशन करते चले जाते हो, वैसे वैसे आपका हेड लॉस क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, ये आप जानते हो। और एक सिचुएशन ऐसी आती है जब आपका हेड लॉस 15 to 30 सेंटीमीटर, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट डेटा है, जब 15 to 30 सेंटीमीटर आपका क्या होता है, हेड लॉस पहुंच जाता है, उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, जो आपके सैंड पार्टिकल्स हैं, मैं क्या कह रहा हूं, फिल्टर बेड के अंदर जो आपने क्या किया हुआ है, सैंड की लेयर बिछाई हुई है, वो जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो है ना, जो वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस लगा रहे थे, है ना, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो होता है वो इतना बढ़ा देते हैं, उनका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो है वाटर के प्रति वो इतना बढ़ जाता है कि आपका जो यहां पर स्टेटिक हेड था, है ना, जो आपका स्टेटिक हेड है पानी को फिल्टर के अंदर से पास करने के लिए, वो क्या हो जाता है, बिल्कुल लो हो जाता है। बात समझ में आई क्या? मैंने क्या बोला आपको, थोड़ा सा दोबारा से देखो, यहां पर क्या हो रहा है, आपको ये तो पता है ना कि बड़े पार्टिकल्स भी रुक रहे हैं, छोटे पार्टिकल्स भी रुक रहे हैं, एक लेयर बन रही है, उस लेयर के ऊपर क्या हो रहा है, आपका वाटर क्या है, रुका हुआ है, जहां से फिल्टर होकर निकल रहा है। अब इनिशियल हेड लॉस इसी की वजह से होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप फिल्ट्रेशन बढ़ाते चले जाते हो, अरे भैया हो क्या रहा है, फिल्ट्रेशन जैसे जैसे आप कर रहे हो, ये लेयर क्या हो रही है आपकी, पूरी तरह से भर रही है, क्लॉग हो रही है, मतलब आपकी रेट क्या हो रही है, फिल्ट्रेशन की कम हो रही है, ये तो आप जानते हो ना धीरे धीरे। लेकिन यहां पर मैं आपको क्या कह रहा हूं कि इस फिल्ट्रेशन, ये जो आपकी लेयर है, इसके ऊपर जो वाटर हमें अवेलेबल है, इसके अंदर धीरे धीरे क्या होता है, स्टेटिक हेड जो है ना आपका, इनिशियल हेड लॉस की बात कर रहा हूं मैं, इनिशियल हेड लॉस जो होता है फिल्ट्रेशन के साथ साथ बढ़ता चला जाता है, और ये हेड लॉस जब 15 से 30 सेंटीमीटर के आसपास पहुंच जाता है, तो क्या होता है, सैंड पार्टिकल जो होते हैं, बॉटम लेयर्स है ना फिल्टर के, जो ये फिल्टर है आपकी, यहां पर जो लेयर लगी हुई है कौन सी, सैंड पार्टिकल्स की, और जो बॉटम वाले सैंड पार्टिकल्स हैं, ये ऐसा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं वाटर के पार्टिकल्स को कि वो वहां पर क्या होते हैं, यहां से पास ही नहीं कर पाते। बात समझ में आ रही है? एक इस तरीके का फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया कि ऊपर आपका जो स्टेटिक हेड पानी को पास होने के लिए जरूरी था, वो नहीं मिल पाता। इसका मतलब आप ये तो कह सकते हो कि सर यहां पर क्या एक नेगेटिव हेड क्रिएट हो गया क्या? बिल्कुल, यहां पर एक नेगेटिव हेड क्रिएट हो गया। अब आगे देखो, मीडियम जो थे, सैंड मीडियम पार्टिकल जो थे, उन्होंने इतना रेजिस्टेंस ऑफर किया कि आपका स्टैटिक हेड बिल्कुल लो हो गया। इस कंडीशन के अंदर होता क्या है, जो आपकी ये जो सैंड है ना, सैंड ये क्या करती है, यहां पर डिजोल्व्ड गैसेस को छोड़ना शुरू कर देती है, डिजोल्व्ड गैसेस छोड़ती है। डिजोल्व्ड गैसेस क्यों छोड़ती है? क्योंकि यहां पर एक तरीके का वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। भैया सब तरफ से क्या हो गए, पोरस बंद हो गए, इधर भी बंद, ऊपर से भी बंद, नीचे से भी बंद, क्या हो गया, एक तरीके का वैक्यूम क्रिएट हो गया। इस वैक्यूम की सिचुएशन के अंदर क्या होती है, डिजोल्व्ड गैसेस रिमूव होती हैं, और जैसे ही ये डिजोल्व्ड गैसेस रिमूव होती हैं तो ऊपर की तरफ क्या होता है, बुलबुले निकलना शुरू हो जाते हैं। क्या निकलना शुरू हो जाते हैं? बुलबुले। भैया यहां पर क्या होंगे, पानी के बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं, और इन बुलबुलों की वजह से क्या होता है, आपकी फिल्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल रुक गई। और ये चीज आपकी इफेक्ट करती है किसको, एफिशिएंसी को। किसको भैया करती है इफेक्ट? ये एफिशिएंसी को इफेक्ट करती है आपकी, ठीक है, फिल्टर की एफिशिएंसी को बहुत ही तगड़े तरीके से इफेक्ट करती है। किस तरह से कर रही है आपको पता है, स्टैटिक हेड क्या कर दिया, नेगेटिव के अंदर पहुंचा दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया एक तरीके से, और पानी के बुलबुले छोड़ना शुरू कर दिए। हुआ क्या, यहाँ पर डिजोल्व्ड गैसेस आई। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एयर बाइंडिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एयर बाइंडिंग। एयर बाइंडिंग बोला क्यों, एयर आई कहां से, ये रही एयर आपकी, डिजोल्व्ड गैसेस, ये
रिस्पॉन्सिबल है। इन्होंने क्या किया, पहले वैक्यूम क्रिएट हुआ सैंड पार्टिकल्स के नीचे से, अब इस वैक्यूम की वजह से यहाँ पर डिजोल्व्ड गैसेस का इमिशन शुरू हो गया, और ये डिजोल्व्ड गैसेस ऊपर की तरफ क्या कर रही है, बुलबुले बना रही है, जिसकी वजह से और नेगेटिव हेड जो था बढ़ता चला गया, और आपको क्या मिलती है, एफिशिएंसी जो है फिल्टर की वो कम मिलती है। इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एयर बाइंडिंग बोला जाता है। अब यहाँ पर ना इस चीज का पता लगाने के लिए, ये जो नेगेटिव हेड है ना, पता लगाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको पूरी प्रोसेस समझ में आई होगी कि क्या हुआ क्या है। एक बार और मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन देखो नेगेटिव हेड जो है ना, इसका पता लगाना भी तो जरूरी है ना। आप तो फिल्टर करते चले जा रहे हो लेकिन आपको पता नहीं चल रहा। इस नेगेटिव हेड का पता लगाने के लिए आप यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, और वो होता है इन्वर्टेड मैनोमीटर। इन्वर्टेड मैनोमीटर के बारे में आप जानते हो ना भैया, हेड मेजर करने के काम में आता है। हेड का मतलब क्या है, हाइट, किसी भी भैया दो पॉइंट के बीच में क्या होता है आपको पता है ना, हेड फाइंड आउट करने का तरीका। अरे चिनाई वाले मिस्त्री को देखा होगा, मेसनरी वाले को, वो क्या करता था, एक पाइप के अंदर पानी डाल देता था, एक पॉइंट से उधर पकड़ लेता था, एक पॉइंट से इधर पकड़ लेता था और लेवल निकालता था। यही तरीके होते हैं, इसे पुराना तरीका बोला जाता है। फिर वो धीरे धीरे क्या हो गया, चेंज हो गया, पीजोमीटर आ गए, फिर मैनोमीटर आ गए। मैनोमीटर के अंदर भी हमने कौन सा यूज किया, इन्वर्टेड मैनोमीटर यूज कर लिया, और ये क्या करता है, नेगेटिव हेड को मेजर करता है। और ये नेगेटिव हेड आपका 1.2 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखा जाता है। जैसे ही आपका नेगेटिव हेड जो है 1.2 मीटर हो जाता है, आपको तुरंत क्या करना है, बैक वॉशिंग करनी है बस। चाहे 24 से 48 घंटे हुए हैं चाहे नहीं हुए, आपको बैक वॉशिंग करनी है। ये कंप्लीट प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, एयर बाइंडिंग। मैं उम्मीद करता हूं अगर आपको इस पॉइंट के अंदर से, एयर बाइंडिंग के अंदर से कुछ भी दे दे, आपको समझ में आ जाएगा नेगेटिव हेड, स्टैटिक हेड कैसे हुआ, कैसे चेंज हुआ, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हैंड पार्टिकल्स ने ज्यादा लगाया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया, वैक्यूम क्रिएट करने की वजह से क्या हो गया, वहां पर डिजोल्व्ड गैसेस आ गई, और उन डिजोल्व्ड गैसेस की वजह से बुलबुले पैदा हो गए, और आपकी पूरी की पूरी जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी जो है आपकी कंप्लीट क्या हो गई, खत्म ही हो गई। इस चीज को क्या बोला जाता है आपका, एयर बाइंडिंग फिनोमेना। चलिए जी नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं, मेरा भी थोड़ा गला बैठा हुआ है। नेक्स्ट है आपका मड बॉल फॉर्मेशन। मड बॉल फॉर्मेशन क्या होता है, देखो आपको ये तो पता है कि अगर हम 4 दिन तक हमारे घर में भी झाड़ू ना दें तो बहुत ज्यादा रेत इकट्ठी हो जाती है। सेम ऐसा ही आपके फिल्टर के अंदर होता है। जो आपकी टॉप लेयर है ना, जो जहां पर क्या है वाटर प्रेजेंट है, ये वाली जो आपकी टॉप लेयर है ना, ये वाली, यहां पर क्या होता है, एटमॉस्फेयर से धीरे धीरे क्या होता है, सैंड पार्टिकल्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। अगर मैं कहूं यहां पर क्या हुआ, मड जो कैसे क्रिएट हुई, देखो इसका प्रोसेस ही समझना है। मड बनानी है हमें, आएगी कैसे, देखो एटमॉस्फेयर के अंदर धीरे धीरे जो डस्ट है, मिट्टी है, सैंड है, वो यहाँ पर ऊपर से आकर क्या होने लग जाती है, इकट्ठा होने लग जाती है। अब धीरे धीरे ये क्या करती है, पेनेट्रेट करती है, और पेनेट्रेट करके कहां पहुंच जाती है, ये सैंड पार्टिकल की लेयर में पहुंच जाती है। सैंड पार्टिकल जो आपने लगाए हुए ना यहाँ पे, जो आपने फिल्टर बेड लगाई है, वहां पर सैंड पार्टिकल्स भी तो है भैया, और ग्रेवल लेयर क्या कर रही है, सैंड पार्टिकल्स को तो सपोर्ट कर रही है। जब ये आपकी ऊपर वाली जो सैंड है धीरे धीरे नीचे पहुंचती है, तो ये वहां पर क्या करती है, उस फिल्टर के अंदर क्या होता है, आपको पता है कि वहां पर पहले से भी क्या है, छोटी छोटी पोरस है, उन्हीं के अंदर से तो पानी होकर पास हो रहा है। अब ये सैंड वहां पर पहुंची, वहां पर वाटर तो पहले से है। अब यहां पर क्या होती है, कुछ बोल्स की फॉर्म के अंदर ये धीरे धीरे बनना शुरू कर देती है। बस याद आपको ये रखना है कि जैसे जैसे आपके एटमॉस्फेयर के अंदर से जो रेत प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी डस्ट वगैरह है, सैंड मौजूद है, वो धीरे धीरे स्टार्ट में क्या होती है, ऊपर होती है, लेकिन डीपर पेनेट्रेट करती है इनके साथ साथ, इंप्यूरिटीज के साथ साथ धीरे धीरे जैसे जैसे ये डीपर पेनेट्रेट करती चली जाती है, ये घुलती चली जाती है, कुछ क्या कर देगी, आपकी बोल्स का निर्माण करेगी। बोल्स का निर्माण यह है कि एक सैंड पार्टिकल्स जब चारों तरफ से क्या हो जाता है, छोटे छोटे और पार्टिकल्स को जुड़कर बड़ी फॉर्म के अंदर बन जाता है, तो कुछ बोल्स का फॉर्मेशन ले लेता है। अब आप यहाँ पे कहोगे सर कि ये जो मड बोल्स है ये तो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, तो हमें क्या दिक्कत है, पानी के साथ पास हो जाएंगी। अरे भैया जब ये ऊपर से नीचे की तरफ कहां पहुंच गई, आपको पता है कि सैंड पार्टिकल्स जी की जो लेयर है वहां पर तो पहुंच गई ये मड बोल्स। अब धीरे धीरे अगर नीचे जाएंगी तो आपको पता है नीचे क्या है, ग्रेवल्स है, ये तो पता है ना आपको। और ग्रेवल्स की लेयर जो है यहाँ पर क्यों लगाई हुई थी, सैंड पार्टिकल्स को सपोर्ट करने के लिए। अब अगर ग्रेवल की लेयर के अंदर से ये मड बोल्स पास कर गई और यहां पर पहुंच गई, देखो यहां पर पहुंच गई ग्रेवल्स की बिल्कुल बीचों बीच में, अब यहां पहुंच कर क्या होंगी, फंस जाएंगी, रुक जाएंगी। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब आप रैपिड सैंड के अंदर उल्टी डायरेक्शन से ना, पीछे की तरफ से अपोजिट डायरेक्शन से आप क्या दे रहे हो, वाटर दे रहे हो। क्यों दे रहे थे भैया, बैक वॉश करने के लिए आप क्या कर रहे थे, वाटर दे रहे थे रिवर्स डायरेक्शन से। जब आप यहां पर वाटर दोगे रिवर्स डायरेक्शन से, तो क्या ग्रेवल लेयर्स के अंदर से पानी पास कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो मड बॉल फॉर्मेशन है ये किसको इफेक्ट करता है सबसे ज्यादा, ये आपका बैक वॉशिंग को इफेक्ट करता है। अच्छा जी, अब बैक वॉशिंग इफेक्ट हुई तो क्या आपकी फिल्ट्रेशन पूरी की पूरी एफिशिएंसी जो है वो खराब नहीं हो रही, क्या हो रही है ना। तो हमने क्या बोला, मड बॉल फॉर्मेशन जो आपकी है एक तरीके से एफिशिएंसी ऑफ फिल्टर को डिक्रीज करती है। कैसे डिक्रीज करती है, सैंड के पार्टिकल्स धीरे धीरे सैंड के अंदर से
ये तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेजेंट है वो वाले पार्टिकल्स है। ये आए, अब यहाँ पर लेयर में पहले ऊपर बैठे, फिर धीरे धीरे डीपर पेनिट्रेट करते चले गए, और एक टाइम ऐसा आया जब ये जाकर कहां फंस गए, ग्रेवल्स के बीचों बीच फंस गए। अब जब हम बैक वॉश करेंगे, बैक वॉश वाला वाटर जो है वो पूरी एफिशिएंसी से ऊपर की तरफ जा नहीं पाएगा, और होगा क्या, यहाँ पर आपको क्या करेगा, ये बस नुकसान करेगा भैया, बात सीधी सी है। बैक वॉश को क्या करेगा, नुकसान करेगा। और इसी प्रोसेस को आपने क्या बोल दिया, मड बॉल फॉर्मेशन बोल दिया। चलिए जी, बस इतना ही जानना जरूरी है। कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं यहाँ को, आपके समझ में आ जाए कि किस प्रॉब्लम से किस फिनोमिना को नुकसान है। ठीक है, जैसे हमने एयर बाइंडिंग पढ़ा, तो एयर बाइंडिंग क्या कर रहा है, नेगेटिव हेड क्रिएट कर रहा है, ये बात आप समझ गए। और उससे क्या हो रहा है, फिल्टर की एफिशिएंसी इफेक्ट हो रही है। अब यहां भी फिल्टर की एफिशिएंसी तो इफेक्ट हो रही है, लेकिन आपका ये इफेक्ट किसको कर रहा है, ये आपका इफेक्ट कर रहा था बैकवॉश वाटर को, बैकवॉशिंग को, प्रोसेस को पूरे को क्या कर रहा था, नुकसान कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट, और वो हमारी प्रोसेस है क्रैकिंग ऑफ फिल्टर। अच्छा जी, क्रैकिंग ऑफ फिल्टर जो है ना आपकी, देखो क्या होता है। अब आपको ये तो पता है कि 24 से 48 घंटे के अंदर अगर आप फिल्टर को साफ कर रहे हो, तो क्या आपने यहाँ पर वॉशिंग की होगी, बिल्कुल जी वॉशिंग की है। वॉशिंग की है तो क्या आपने इसको वेट कंडीशन के अंदर लाए। अब जब तक ये सूख नहीं जाता आप वापस ऊपर से पानी फिल नहीं करते। बात समझ में आ रही है क्या, जब तक आपने बैक वॉश किया और फिल्टर की बेड क्या आपकी गीली है, ये सूखती नहीं है, तब तक आप इसमें वाटर फिल नहीं करते। अब होता क्या है, देखो होता क्या है, अल्टरनेट, अगर मैं ये कहूं कि अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग की हो रही है यहाँ पर, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। अच्छा जी, अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग होने की वजह से फिल्टर के जो बेड है वहां पर क्या होते हैं, श्रिंकेज स्ट्रेसेस क्रिएट हो जाते हैं। भैया आपने ना देखो, अगर सिविल इंजीनियरिंग वाले हो तो वहां पर आपने रैपिड जो हमारा कौन सा होता है पेमेंट, दो तरीके के पेमेंट होता है, रिजिड पेमेंट, कॉन्क्रीट के पेमेंट पड़े होंगे, है ना, जो क्या होता है एटमोस्फेयर के अंदर उनको क्या मिलता है, टेम्परेचर स्ट्रेसेस मिलते हैं अलग अलग, कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी रात कभी दिन, है ना। एज सेंटर वो आपने हाईवे के अंदर पढ़ा है, पूरा कंप्लीट पढ़ा है, और आपको पता है कि टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से कई बार क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के स्ट्रेसेस क्रिएट होते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग की वजह से आपकी जो फिल्टर बेड है वो किस तरीके के आपके जो स्ट्रेस है यहाँ पर फील कर रही है, वो श्रिंकेज स्ट्रेस फील कर रही है। अलग अलग तरीके का यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग हुई, कभी गीला कभी सूखा हुआ, तो यहाँ पर श्रिंकेज स्ट्रेसेस क्रिएट होने लगे। अब जैसे ही श्रिंकेज स्ट्रेसेस क्रिएट होंगे तो क्या होगा, छोटा सा एक क्रैक आएगा, और ये क्रैक धीरे धीरे बढ़ते क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। क्या आपकी पूरी फिल्टर बेड क्रैक हो जाएगी क्या, बिल्कुल जी, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग की वजह से आपके श्रिंकेज स्ट्रेसेस आए, और इन श्रिंकेज स्ट्रेसेस की वजह से आपकी पूरी फिल्टर बेड जो होती है वो क्या होती है, क्रैक हो जाती है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, क्रैकिंग ऑफ फिल्टर बोला जाता है। बात समझ में आई, इतना ही आपके काम का है, और आपको कोई भी कथा सुना दे कोई मतलब नहीं है, बस इतना याद रखना है। अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग हुई क्यों, क्योंकि कभी आप वॉश कर रहे हो, कभी आप क्या कर रहे हो, सूखा छोड़ रहे हो। भैया वॉशिंग के बाद जब आप क्या करते हो, छोड़ देते हो, तो आपको ये तो पता है ना कि इंप्यूरिटी जो है, गंदा पानी किसी बर्तन के अंदर से अगर हम सर्फ का पानी निकालते हैं, आपको ये तो पता है ना, बर्तन धोते तो क्या करते हैं, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, एक प्लेट को धोया, अब उस प्लेट के ऊपर आपको पता ना, जो धोने के बाद में पानी थोड़ी गीली होती है, उसको सूखने दिया जाता है ना, तब भी इस्तेमाल करते हो ना आप, गीले के अंदर थोड़ी ना सब्जी रोटी रख लेते हो, नहीं रखते ना, तो आप क्या करते हो, सुखाते हो। सेम इसी तरीके से आप फिल्टर की बेड के साथ करते हो, इसे सुखाते हो, फिर वापस इसमें पानी भरते हो। ऐसा करने से यहाँ पर श्रिंकेज स्ट्रेस क्रिएट हुआ और फिल्टर की बेड क्या हो गई, क्रैक हो गई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रेशर फिल्टर की। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट था हमारा, ये आपकी मैंने तीनों के तीनों आपके ऑपरेशनल ट्रबल बता दी। ये ऑपरेशनल ट्रबल है किसकी, रैपिड सेल फिल्टर की। आगे बढ़ते हैं हम प्रेशर फिल्टर की तरफ। देखो प्रेशर फिल्टर क्या होता है, प्रेशर फिल्टर के अंदर आपको ज्यादा नहीं रटना, सिर्फ इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, रटना मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब एग्जाम बिल्कुल पास में, समझने की प्रोसेस तो मैंने समझा दी, बाकी आपको भैया रटना ही पड़ेगा। ये क्या है, आपका क्लोज्ड कंटेनर है ना, क्लोज कंटेनर की फॉर्म के अंदर होता है, और इस क्लोज कंटेनर के अंदर सारा कुछ होता है, आपका इनपुट भी और आउटपुट भी, और इसी के अंदर क्या होती है, आपकी फिल्टर पैड लगाई हुई होती है, जैसे पानी साफ होता है। बेसिकली प्रेशर फिल्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, हमने यहां पर बोला हेड रिक्वायर्ड, है ना, हेड रिक्वायर्ड बाय वाटर, हेड रिक्वायर्ड बाय वाटर टू पास थ्रू फिल्टर मीडियम, है ना। वाटर को फिल्टर मीडियम से पास होने के लिए जो हेड रिक्वायर्ड है वो किस तरीके से मिला, वो आपका प्रेशर की वजह से मिला, इसलिए आपने इसको क्या बोला, प्रेशर फिल्टर बोला। ये कैसी फॉर्म के अंदर होते हैं, क्लोज्ड कंटेनर की फॉर्म के अंदर होते हैं। कहां पर यूज होते हैं, ये आपके इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होते हैं। ठीक है जी, और इसके अलावा ये आपका स्विमिंग पूल में भी यूज होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट, गुप्ता में भी इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रेशर फिल्टर्स जो है, या मैं यूं कहूं कि जो आपका स्विमिंग पूल का पानी होता है वो किससे साफ किया जाता है, ये भी पूछा हुआ है। और आप यहाँ याद रखेंगे कि प्रेशर फिल्टर्स का यूज इंडस्ट्रीज में तो होता ही होता है, एज वेल एज कहां पर यूज होता है, स्विमिंग पूल में भी होता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, प्रेशर फिल्टर जो है, अगर इनके अंदर प्रेशर से पानी भेज रहे हैं तो इनकी फिल्ट्रेशन रेट क्या होगी, ज्यादा होगी। भैया फिल्ट्रेशन रेट क्या है, ज्यादा है इसकी, किससे, स्लो सैंड फिल्टर से। देखो ज्यादा होती है किसकी, रैपिड सैंड फिल्टर की, और रैपिड सैंड फिल्टर से ज्यादा होती है किसकी, आपकी
प्रेशर फिल्टर की। बात समझ में आ रही है क्या? प्रेशर फिल्टर की फिल्ट्रेशन रेट क्या है? सबसे ज्यादा है। और कितनी है ये? अप्रोक्सीमेट डबल है। देखो वहां पर आपने 3000 से 6000 पढ़ी थी किसकी? आपने पढ़ी रैपिड फिल्टर की। यहां पर प्रेशर फिल्टर की 6000 से 15000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे है आपकी। ठीक है जी, यूनिट। बात समझ में आ रही है? यूनिट नहीं, फिल्ट्रेशन रेट 6000 से 15000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे है आपकी। अप्रोक्सीमेटली डबल है। जब इतना तेज आप क्या कर रहे हो, पानी को यहां से पास करवा रहे हो कि आपको फिल्ट्रेशन रेट भी इतनी ज्यादा मिल रही है, तो मुझे एक जनरल सा क्वेश्चन बताओ, क्या यहां पर आप कोएगुलेशन वाला पानी ऐड करोगे? जब आपको पता है कि आपको रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादा चाहिए, तो क्या आप कोएगुलेट वाला पानी ऐड करोगे जिसके अंदर क्या बड़े बड़े फ्लोक्स थे, है ना? क्या यहां पर आप फ्लोकुलेशन चैम्बर से लाकर पानी फिट करोगे? क्या नहीं, ये काम नहीं किया जाएगा। जब हमें फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा रिक्वायर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर हम कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन वाला पानी ऐड नहीं करते, यहां पर सिर्फ प्लेन सेडिमेंटेशन वाला पानी ऐड किया जाता है। दिस इज द ऑल अबाउट प्रेशर फिल्टर्स। ठीक है, आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस यहां पर खत्म होता है। मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि इसके अंदर जो रिक्वायर्ड डेटा है मैंने आपको बता दिया। फिल्ट्रेशन रेट आपको याद करना है, 6000 से 15000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। यूज का होता है इंडस्ट्रीज के अंदर और स्विमिंग पूल के अंदर। कॉन्सेप्ट क्या है? जो फिल्टर को पास करने के लिए मीडियम से, है ना, प्रेशर चाहिए। वाटर को पास करने के लिए फिल्टर मीडियम से पास, वो कैसे मिला? प्रेशर की वजह से मिला। ठीक है जी। और प्लेन सेडिमेंटेशन का पानी यहाँ पर क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है फिल्ट्रेशन के लिए। ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। मैं देख लेता हूं, अगर वीडियो लंबा हो रहा है तो नेक्स्ट टॉपिक जो है अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए इतना ही डिस्कस करते हैं, फिर हम अगले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे क्लोरीनेशन आपका। ठीक है, और वाटर ट्रीटमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।